औरिया साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब अपने आप को सेफ साइड पे या अपनी फैमिली को सेफ साइड पे इस तरह से उन्होंने आज किया कि इसमें मैंने ना किसी ने फेवर मांगी, ना मैं ये ऐलान कर रहा हूँ मैं फेवर दूंगा, ना मैंने कहा कि ऐसा कर लेंगे, हमने कहा सोचेंगे। और फिर जिस मशीनरी के हवाले से बात हो रही है, इमरान खान साहब के दौर में ही उसको इंडिया से मंगवाया गया था। अब ट्रेड बंद हो गई है, नुकसान हो रहा है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि फैमिली बिजनेस जो है ये प्राइम मिनिस्टर की लेवल पे डिस्कस कैसे हो रहा है। वेरी ट्रू। एक इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, एक काम क्या हर एक को ये रायत देने के लिए मरीम नवाज का दामाद होना चाहिए, या उनका बेटा होना चाहिए, या उनका भांजा भतीजा होना चाहिए? क्या पाकिस्तान में सिर्फ एक शख्स है जिसने इंडिया से मशीनरी मंगाई थी? ये हमने सारी जिंदगी गुजारी है इन एनल्स के अंदर, 32 साल गुजारे हैं। क्या मेरा भाई भतीजा जो था वो इस तरह की कोई चीज लेके आता था और मैं जाके आके कहता था वजीर आजम को, वजीर आला को, भाईजान ये मेरा भतीजा ने फैक्ट्री लगानी है? ये स्टेट बिजनेस जो है ये रायवंड में कैसे पहुंच गया? ये रियासत का कारोबार जो है वो रायवंड से वजीर आजम हाउस में कैसे आ गया? दुरुस्त। उसको भी वैसे लाइन में लगना चाहिए जैसे पाकिस्तान के। ये है माइंड सेट इस मुल्क का जिसने इस मुल्क को तबाह किया। और फखर से कहते हैं खड़े होके, राना सनाउल्लाह भी फखर से कहता है हमने कोई गलत काम तो नहीं किया। इससे तो हमारी मासूमियत साबित हुई, इससे तुम्हारी मासूमियत साबित नहीं हुई, इससे तुम्हारा एटीट्यूड साबित हुआ कि तुम इस मुल्क के साथ करते क्या हो। तुमने इस मुल्क को फैमिली बिजनेस बनाया हुआ है। और फिर बाकी चीजें वो जो बाकी चीजें अब स्टेट अफेयर्स जो हैं वो ऐसे रन होते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी की जरूरत नहीं है। 4 बंदे बैठेंगे और वो गुफ्तगू कर लेंगे, इसका इस्तीफा मान लो, इसका नहीं मान लो। मैं आपको बताऊं, एक सच्ची बात है जो मरीम नवाज के मुंह से निकली है, और वो यह है कि ये मिफ्ता इस्माइल को समझ नहीं आती ये बात कैसे कर लेता है। असल वजह है मिफ्ता इस्माइल बेचारा मासूम आदमी था, वो सच बोल जाता था। इन्होंने ट्रेनिंग झूठ की ली हुई है सारी जिंदगी। वो बातें करते करते कहता जी हमसे गलती हो गई। अब ये तो सारी जिंदगी इनका तो दिमाग खराब हो जाएगा इनको कोई कहे कि आप अपनी गलती माने। असल मसला बुनियादी तौर पे ये है कि ये जो पूरी की पूरी ऑडियो लीक्स हैं वो बताती हैं कि कारोबार सल्तनत कैसे चल रहा है इस मुल्क का, ये बिजनेस कैसे चल रहा है। ये बताती है कि आइन जाए भाड़ में, काबीना जाए भाड़ में, रूल्स जाए भाड़ में, 4 बंदे फैसले करेंगे। एक भतीजी, एक चचा, एक तौकीर शाह के साथ मैंने काम किया हुआ है, हम तो उम्र तो गुजारी हुई उनके साथ। एक तौकीर शाह और 1-2 और बंदे, 5वां बंदा और अगर किसी को शरीक करना चाहे तो कर लेंगे। ये बेसिकली तो वो जो होते थे ना उस जमाने में सैयद बरादरान, वो जो जब गवर्नमेंट चली गई, औरंगजेब आलमगीर चला गया था तो ताना शाह शेख ये सारे बैठा करते, ये फैसले किया करते। फैमिली बिजनेस, फैमिली एम्पायर। आप मुझे बताइए, एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी तो प्राइम मिनिस्टर जो है, प्राइम मिनिस्टर की मेज के ऊपर बैठ के गुफ्तगू करता है, कोई और गुफ्तगू उसको करना क्या चाहिए था? अगर ये हंसी के भाई सैलाब आ गया हुआ है, कहीं गंदम कहां से मंगवाएंगे, मसला बना हुआ है, तब पता चलता कि स्टेट बिजनेस हो रहा है। या आप कैबिनेट मीटिंग तो बुला लें कम से कम खुदा के लिए, और कुछ नहीं तो हमारे यहाँ अब क्या ताने वाला है, गंदम का खराख है, ये तो आपके निकल रहे। आपके यहाँ तो मसला है, ये है हमारे मुल्क की तबाही की बुनियाद, जिसमें अवामी मसाइल नहीं है बल्कि अपने ज़ाती मसाइल को तरजीहात में रखा जाता है। और ये साहब, इसहाक डार साहब के बारे में अमूमन ये तासुर जाता है कि जब भी वज़ीर ख़जाना रहे तो मुतनाज़ तरीक़ों से इन्होंने डॉलर को पीछे किया और रुपए की वैल्यू जो है उसको बरकरार रखने की कोशिश की मुतनाज़ तरीक़े से। अभी भी PTI ये इल्ज़ाम लगा रही है कि हुकूमत पाकिस्तान और स्टेट बैंक ने उनके आने की खुशी में मार्केट के अंदर डॉलर पंप किया, जिसकी वजह से डॉलर पीछे चला गया। आपको लगता है वाकई ऐसा है या फिर ये मार्केट का रिएक्शन है? देखिए, पहली बात तो है कि इसहाक डार साहब दुनिया के उन शायद इक्का दुक्का लोगों में से होंगे कि जिनके बारे में वर्ल्ड बैंक ने, IMF में और बाकी आत्मी इदारों ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि ये झूठी फिगर्स पेश करते हैं जी। ये फच करते हैं जी। ये जो गवर्नमेंट के कागजों में कुछ और फिगर्स होती हैं और हमें कुछ और बताते हैं, और उन्होंने इनके सामने रख दी तो इनके तो माथे पे पसीना आ गया।
पहली बात तो यह है कि ये जो डॉलर ऊपर होना, ये नीचे होना जो है ना, ये किसी भी माशरे की और किसी भी सोसाइटी की इकोनॉमी का इसका कोई ताल्लुक नहीं। इसकी फोर्सेस ही कुछ और होती हैं जो प्ले कर रही होती हैं, और वो फोर्सेस जो हैं वो स्पेकुलेशंस के साथ चलती हैं। और जैसे दलाल साहब ने कहा आपने डॉलर पंप किया उसके लिए, आप मुझे ये बताइए, एक बैंक है बहुत बड़ा जिसको दुनिया के इस पूरे वर्ल्ड मॉनेटरी सिस्टम ने कायम किया, उसका नाम है बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। ये बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट ये डिटरमिन करता है कि किसी मुल्क की गुडविल क्या है, गुडविल ऑफ द कंट्री। गुडविल कहते हैं उसके तमाम रिसोर्सेज के हिसाब से। और उसके बाद क्योंकि उससे पहले होता यह था कि डॉलर जो था वो गोल्ड स्टैंडर्ड पे चलता था। 1973 में हुआ ये था कि जब उसने अपने निक्सन ने इसको बदल दिया था, क्योंकि फ्रांस ने डिमांड किया था कि हमारा $2 बिलियन का गोल्ड दे दो, तो अमेरिका ने तो गोल्ड खर्च किया हुआ तो कागज चला रहा था। तो उस कागज के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, गोल्ड के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 73 में इसको गुडविल ऑफ द कंट्री के साथ एसोसिएट किया गया, और साथ पेट्रोल की प्राइस जो है वो इसके साथ डाल दी गई। आप 50 अरब डॉलर खरीदते हैं, वो $1 लाख के अंदर अच्छी कागज स्याही में छप जाता है। आज तेल अगर पाकिस्तान के रुपए में बिकना शुरू हो जाए तो $1 के $100 मार्केट में आ जाए। तो ये बहुत सारी फोर्सेस होती हैं जो डिटरमिन करती हैं। ये बैंक जो है ना, इसके मुताबिक नाइजीरिया जो है उसके पास 1.5 गुना ज्यादा तेल है सऊदी अरब से, वो उसकी करेंसी वीक है। आइसलैंड में घास नहीं उगता, उसकी करेंसी बहुत अच्छी है, वो बड़ी मजबूत है। तो इसके अंदर बहुत सारी फोर्सेस होती हैं। हम बड़े कहते हैं डॉलर साहब आ गया, क्या डॉलर खत्म होने से जो नीचे भूख और नंग और लोगों के अंदर गुर्बत अफराद है वो खत्म हो जाती है? दुरुस्त। क्या पाकिस्तान में इस डॉलर को ऊपर नीचे होने से क्या लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाता है? क्या बीमारियां खत्म हो जाती हैं? क्या कुछ नहीं बदलता? एक चीज नहीं बदलती। कुछ डॉलर्स के करेंसी के लोग होते हैं वो फायदा उठाते हैं, कुछ करेंसी के लोग वो उठाते। पाकिस्तान की इकोनॉमिस्ट का हाल ये है कि पाकिस्तान के अंदर 2.70 करोड़ के करीब लोग हैं जब बैंक जाते हैं। 20 करोड़ लोग बैंक का दरवाजा नहीं देखते। ये उन 2.70 करोड़ की ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर पाकिस्तान का पूरा नक्शा बना के पेश कर देते हैं कि ये है। इनको पता नहीं होता कि 20 करोड़ आदमी जो है उसकी अनबुक्ड इकोनॉमी क्या चीज है, कैसे चलती है, सस्टेनेबल कितनी है, कितनी शानदार है। गांव के अंदर एक आदमी जो है वो अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है, सिर्फ चंद रुपयों के लिए वो दुकान के पास जाता है। ना उससे खाने की जरूरत है, ना गंदम के लिए जरूरत है, ना सब्जी के लिए जरूरत है, ना मिर्चों के लिए जरूरत है, ना जुलाई से जूते खरीदने के लिए जरूरत है, ना कपड़ा खरीदने के लिए जरूरत है। हकीम की दवाई भी वो जहां तक हालत है कि वो साल के बाद गंदम के दाने आते हैं तो हकीम को दे देता है। ये वो लोग हैं कि जिनको पता ही नहीं चलता कि ऊपर क्या बदला और क्या नहीं बदला। आप पता नहीं किस तरह की बातें करते हैं। फायदा हुआ होगा तो कुछ लोगों को होगा, कुछ लोग डूब गए, और इससे ऊपर नीचे होने से ये आपको अंदाजा नहीं है कि एक 2 रुपया जब सुबह ऊपर जो फॉरेक्स वाले जो काम करते हैं इसके अंदर 50 रुपए अगर आप किसी के डॉलर ऊपर नीचे होता है, एक आदमी को 5 करोड़ फायदा हो जाता है, दूसरा आदमी जो 5 करोड़ में डूब जाता है। इस तरह की गेमों पे इकोनॉमी नहीं चलती होती। मतलब यह है कि आपकी इस वक्त नेट सूरत हाल, आपके यहां कहत आने वाला है गंदम का, आपके गंदम के रिजर्वायर नहीं है। यूक्रेन से आप गंदम खरीदते थे, वो आपके पास खत्म होती चली जा रही है। आपके पास अब जो मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है इन शराबदगान के लिए, आपके पास बीमारी 3-3.25 करोड़ लोग आपके खुले के अंदर पड़े हुए हैं। आप कुछ कर नहीं, आप 40 अरब बिलियन डॉलर आगे करेंगे क्या उसका? आप डॉलर चबाएंगे अगर आपके पास खरीदने के लिए कुछ ना हुआ, आप ले कुछ ना सके,